तो आगे सब चालू करें। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आपका और आपका स्वागत है हमारे इस बैक बेंचर्स की दुनिया में, जहां पर हम सब एक साथ मिलके पढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हम लेक्चर 6 तक पहुंच गए थे, तो आज हमारा है लेक्चर 7। तो लेक्चर 7 चालू करने से पहले थोड़ा सा हम रिव्यू ले लेते हैं लेक्चर 6 का, कि हमने लेक्चर 6 में क्या पढ़ा था। देखो, हमने क्या देखा था लेक्चर 6 में, हमने अप्रोच देखी थी कि अकाउंटिंग को हम रियल वर्ल्ड में करते कैसे हैं। जिसमें मैंने कुछ आपको ये बताया था कि इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं और इंटरप्रेट कर कम्युनिकेट करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था। टर्मिनोलॉजी यूज, फिर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी देखी थी कि जो कि अकाउंटिंग में यूज करी जाती है, जो कि सिर्फ एक कॉमर्स स्टूडेंट समझ सकता है। एंटिटी क्या होती है, ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, और फिर हमने देखा था एसेट्स का मतलब क्या होता है, फिर हमने देखा था लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। तो ये कुछ हमने चीजें देखी थी, ठीक है। और ये दो दो तरह की होती है, एसेट्स भी दो तरह की होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन करंट और करंट एसेट्स, ठीक है। यहाँ पर लायबिलिटीज दो तरह की होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, दोनों के बीच में मैंने बताया था, ठीक है। तो आज अब हम लेक्चर 7 को चालू करते हैं। तो आज हमें क्या देखना है। तो देखो, अभी भी वही टर्मिनोलॉजी कुछ चल रही है, जिस जो हमें अकाउंटिंग सीखने से पहले जो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए, तो वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अगली टर्मिनोलॉजी, देखते हैं कैपिटल। भाई, ये कैपिटल क्या चीज होती है। बहुत सुना होगा आपने कैपिटल कैपिटल कैपिटल। तो कैपिटल होता क्या है। जैसे आजकल शार्क टैंक भी चल रहा है, तो उसमें कैपिटल वर्ड का भी बहुत बार यूज होता है कि कैपिटल, इक्विटी, ये क्या है, ये टर्म्स क्या है। तो देखते हैं। देखो, कैपिटल कह लो, इक्विटी कह लो, या कुछ भी कह लो, इसका एक मतलब होता है मालिक का पैसा। मालिक का कितना पैसा लगा है बिजनेस में, इसका मतलब होता है कैपिटल। मालिक ने कितने पैसे लगाए हुए हैं, मालिक ने कितने पैसे लगाए हुए हैं, ये हो गई हमारी कैपिटल। अमाउंट, दूसरे तरीके से समझो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। देखो, मैंने इतने क्रक्स तरीके से नोट्स बना रखे ना। पहले आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि भाई क्या है, उस उसका मतलब क्या है। फिर आपको समझाता हूँ कि अब आपको क्या लिखना है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टर, इस तरीके से सारे नोट बना बना रखे हैं मैंने। आप मानोगे नहीं, आप एक बार पूरी चीजें कर लो, आपको इतना मजा आएगा ना अकाउंटिंग अकाउंट्स पढ़ने में, कि आपका ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, ओनर मतलब मालिक ने कितने पैसे लगा रखे हैं। मे बी बॉट, कैश और काइंड। अब इसका मतलब क्या है। मतलब वो मालिक जो है वो ला सकता है, बॉट, पैसा भी ला सकता है। मतलब मान लो सीधा 1 लाख रुपए देती है, कैश में देती है, तो वो पैसा भी ला सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो काइंड में लाए। अब काइंड का मतलब क्या होता है। काइंड मतलब होता है वो पैसा नहीं ला रहा, वो मान लो अपने बिजनेस में उसकी कोई पुरानी गाड़ी थी, अब वो उसे यूज नहीं करता, और उसका कुछ बिजनेस ऐसा है जहां पर गाड़ी की यूज है, तो उसने अपनी गाड़ी बिजनेस को दे दी कि भाई ठीक है, मैं इसको यूज नहीं करता, अब ये तेरे काम से यूज होगी। बिजनेस मतलब कोई भी बिजनेस का काम होगा तो वो उस गाड़ी में यूज होगा। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही दे मालिक। मालिक काइंड में कुछ भी चीज दे सकता है। तो जैसे बिल्डिंग हो गई, कार हो गई, एक्सेट्रा, ठीक है। अब अब ये जो कैपिटल है, ये क्या है। कैपिटल क्या है, एसेट है या लायबिलिटी है। जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था, एसेट का डिफरेंस और लायबिलिटी का डिफरेंस। पैसा आ सकता है या आने में मदद हो सकती है, ये हमारी कैपिटल होती है, तो एसेट होती है। और पैसा आ जाएगा या फिर जाने वाला है, तो ये हमारी लायबिलिटी होती है। तो समझो, कॉन्सेप्चुअली समझो कि कैपिटल क्या हो सकती है। अब सोचो कि यार, कैपिटल 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 कैपिटल, एक ना एक दिन मालिक तो पैसा जरूर मांगेगा। ऐसा तो नहीं है कि अब मान लो उसने 100 रुपए बिजनेस में लगाए, तो क्या पैसा आ सकता है। एक बार आ गया, पैसा आ गया, तो क्या अब उससे आ सकता है पैसा, नहीं आ सकता। भाई कैसे आ सकता है। वो पैसा कैसे आ सकता है, उससे नहीं आ सकता। उससे कि ऐसे थोड़ा है कि 100 रुपए उसने लगा दिए, तो अब वो लगाते रहेगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये एसेट तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये हमारी एसेट तो नहीं हो सकती। अब चेक करते हैं लायबिलिटी के लिए। क्या वो इस कैपिटल लगाया उसने उसने हमें पैसा दिया, तो क्या वो पैसा मांगेगा। भाई जाहिर सी बात है। तो उसने पैसा लगाया क्यों है, अगर उसको मांगना ही नहीं था तो वो पैसा लगाता क्यों।
तो अगर उसको प्रॉफिट चाहिए, उसको अपना पैसा रिटर्न चाहिए, तभी तो कोई बिजनेस करता है, उसमें पैसा लगाता है। तो ये बात तो फैक्ट है कि भाई पैसा तो वो जरूर मांगेगा। तो मतलब पैसा जा सकता है या फिर जाने वाला है, या तो आज जा रहा है या फिर फ्यूचर में जा सकता है। तो भाई ये फिट हो गई, ये फिट हो गई, इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी है, कैपिटल हमारी लायबिलिटी है। देखते हैं, शोन एज लायबिलिटी, क्योंकि कभी ना कभी पैसा तो जरूर लौटाना पड़ेगा। पैसा जाने वाला है, मतलब देखो पिछली क्लास से लिंकेज है, पूरी तरीके से इस क्लास का पिछले से लिंकेज है। पैसा जा सकता है या जाने वाला है, ठीक है। तो कैपिटल हमने इतना समझा, कैपिटल हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब सेल्स, अब ये सेल्स देखते हैं भाई, सेल्स क्या है। अच्छा, चलो आगे पूछता हूँ तुमसे। सेल्स, जितना कमाया धंधा करके, ठीक है, जितना कमाया धंधा करके, हाँ, आपका एक्चुअल बिजनेस क्या है, आपका एक्चुअल बिजनेस क्या है और उससे पैसा कितना आया, वही आपकी सेल हुई। चाहे नकद या उधार है, मतलब अगर हम उधार देंगे तो भी हमारी सेल है, हाँ भाई हाँ, वो भी आपकी सेल है। आपको चाहे आज पैसा आया नहीं आया, कोई बात नहीं, उससे सेल का कोई लेना देना नहीं है, चाहे पैसा आए या पैसा ना आए, आपने बेच तो दिया ना माल, तो वो आपकी सेल में काउंट होगा ही होगा, ठीक है। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर। अब देखो, पहले सिंपल लैंग्वेज, फिर इसको अब आपको क्या लिखना है। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर, ये हमारा रिवेन्यू होता है, जितने जितना हमने गुड्स और सर्विसेज बेचा है या फिर प्रोवाइड किया है कस्टमर को। मे बी मे बी मे बी कैश, क्रेडिट, या तो कैश में हो सकती है सेल या तो उधार में हो सकती है सेल। सेल का पैसों से कोई लेना देना नहीं होता, दिमाग में डाल लो इस बात को, ठीक है। तो अब हमने सेल की भी डेफिनेशन पढ़ ली कि सेल का मतलब क्या होता है। आगे देखते हैं, रिवेन्यू। अब ये रिवेन्यू क्या है भाई, सेल हमने देख लिया, अब रिवेन्यू और क्या क्या, इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। देखो रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू ना दो तरीके के होते हैं, सेल्स रिवेन्यू और ये अदर देन सेल्स रिवेन्यू, अदर रिवेन्यू, ठीक है। अब ये सेल्स रिवेन्यू का है भाई, सेल्स रिवेन्यू मतलब सेल्स से जो पैसा आएगा, हाँ, तो ये वही तो है, ये मैंने आपको यहाँ समझा तो दिया, सेल्स, ये रिवेन्यू, ये रहा सेल्स रिवेन्यू, इसी को हम सेल्स रिवेन्यू बोलते हैं, ये मैं समझा चुका हूँ। अब ये अदर रिवेन्यू का है, अदर रिवेन्यू का मतलब हुआ, हमने जो एक्चुअल हमारा बिजनेस था, मान लो हमारा बिजनेस था, ये पेन बेचने का बिजनेस था हमारा, हमने ये पेन बेच के जितना कमाया, वो हमारा हो गया सेल्स रेवेन्यू। मतलब मान लो ये मैंने इसके 10 पीस बेचे और इसकी वैल्यू थी 10 रुपए, तो 10 × 10, 100 रुपए हमारा सेल्स रेवेन्यू हो गया, ठीक है, ये हमारा सेल्स रेवेन्यू हो गया। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि यार हमने, हमारे पास कुछ पैसा पड़ा था बिजनेस में पहले से, हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया किसी बैंक में हमने कहीं एफडी करा दी उसकी, और हमें उस पे 1 रुपया इंटरेस्ट मिल गया। यार 1 रुपया इंटरेस्ट है तो वो भी तो हमारा रिवेन्यू है, वो भी तो हमारा पैसा है, तो रिवेन्यू तो वो भी है। तो यार उसको हम कौन सा रिवेन्यू बनाएं, तो वो बनेगा अदर रिवेन्यू। पैसा वो भी हमारा है, लेकिन वो बनेगा अदर रिवेन्यू अकाउंटिंग टर्म्स में। देखो इसके एग्जांपल देख लो, कमीशन, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव, मान लो हमारी कोई प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी हमने रेंट पे डाल दी बिजनेस ने, तो उससे अब उसको रेंट मिल रहा है, तो हालांकि पैसा तो बिजनेस का ही है ना, तो ऐसा तो नहीं हम छोड़ देंगे, हम कहेंगे जी हम तो नहीं कर रहे अकाउंटिंग इसकी, ये हमारा रिवेन्यू नहीं है, हमारा सेल रिवेन्यू नहीं है, भाई पैसा तो हमारा ही है ना, रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। तो ये वही पॉइंट है, तो वो सेल्स रिवेन्यू में नहीं होगा, वो अदर रिवेन्यू में जाएगा, ठीक है। तो हमने रिवेन्यू भी देख लिया पॉइंट। अब हम देखते हैं एक्सपेंसेस, खर्चे। एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कितना खर्चा हुआ, चाहे नकद या उधार। मतलब तुम ना पॉइंट समझो, सेल में भी हमने यही बोला भाई, हमें नकद वकद कुछ नहीं देखना, हमें ना नकद देखना ना उधार देखना। अब हम एक्सपेंसेस में भी यही बोल रहे हैं, हमें ना नकद देखना, हमें ना उधार देखना, हमें ना नकद देखना ना हमें उधार देखना। कि यहाँ से
आपको पुरानी बातें याद आ रही है पहली दूसरी क्लास की? कुछ आपने पढ़ा था कि यार हम मेजर करते हैं, मतलब हम उसको मेजर करते हैं कि कितना खर्चा होने वाला है, कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट को हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कुछ नाम से याद आ रहा हो, कि हम प्रूडेंटली सोचते हैं कि भाई हाँ हाँ ये खर्चा इस साल का है, इस साल का है तो इसी इसी साल रिकॉर्ड होगा। क्या ये खर्चा अगले साल का है, अगले साल का है तो अगले साल में जाएगा। तो ये उसका बेस है, ये मतलब उस कॉन्सेप्ट का जन्म यहाँ से हुआ है कि भाई हम खर्चा और वो नहीं देख रहे, हम कैश और या पैसा आने वाला है या पैसा आ गया है, हम ये देखते ही नहीं है। हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट या फिर कह दो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट यही इसी लॉजिक के से निकले हुए हैं कि भाई नकद और उधार तो हमें देखना ही नहीं है, हम कैश बेसिस यहाँ कर ही नहीं रहे। कैश हमारे लिए इररेलेवेंट है इन चीजों के लिए। ठीक है, तो कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस अर्निंग रेवेन्यू, मतलब भाई हमने पेन पेन बेच रहे थे, हम ये पेन बेच रहे थे, तो इस पेन को बनाने में भी तो कुछ कॉस्ट लगी होगी। मान लो इस पेन को बनाने में ये प्लास्टिक लगा, ये निप लगी, या जो भी है इसमें इसमें कुछ पेंट लगा होगा, कुछ तो लगा है ना इस पेन को बनाने में। मान लो 10 रुपए का ये पीस बेच रहे हो, तो मान लो 4 रुपए का आपका इसकी कॉस्ट आ गई, इसकी कॉस्ट आ गई, तो वो आपका खर्चा है ना, तो वो आपके एक्सपेंसेस हुए। ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू। अब मान लो इसके आपने मार्केटिंग भी करी होगी, इसको इसको बेचने के लिए कुछ मार्केटिंग एक्सपेंस करे होंगे, तो वो आपका क्या है? रेंट, सैलरीज, रॉ मटेरियल परचेज एक्सेट्रा। मतलब कोई आपने बिल्डिंग मान लो उधार पे ले रखी है, या फिर रॉ मटेरियल आपने कुछ खरीदा होगा, प्लास्टिक प्लास्टिक खरीदा होगा, तो वो आपका खर्चा है। ठीक है, तो हमने एक्सपेंसेस भी देख लिया। अब हम देखते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? देखो, एक्सपेंडिचर ना हमारे दो तरीके के होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ नहीं है, पिछली क्लास का तुम्हें करंट और नॉन करंट याद है? 12 महीने से पहले अगर आने वाला है पैसा या आ सकता है पैसा, तो करंट बन जाता है। करंट 12 महीने के बाद का सीन होता है, तो नॉन करंट बन जाता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अब नाम चेंज करके आ गया, रिवेन्यू कैपिटल। ठीक है, रिवेन्यू देखते हैं पहले। फायदा आने वाला है, 1 साल के अंदर मिल जाएगा। फायदा आने वाला मतलब जो इस एक्सपेंडिचर, इस खर्चे को करने के बाद जो फायदा हमें मिलेगा, वो 1 साल के अंदर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? देखो, अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो उसके पीछे ये हम टेंशन तो यही होता है ना कि हमें फायदा मिलेगा। मान लो हम इस पेन को बना रहे हैं, 4 रुपए हम इसकी कॉस्ट पे खर्च कर रहे हैं, तो हम यही तो सोचे कि हम इस 4 रुपए का बना के 10 रुपए का बेचेंगे तो हमारा 6 रुपए का प्रॉफिट होगा। फायदा तो है ना, वो 6 रुपए का फायदा। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? फायदा जो आने वाला है ना, कोई भी मान लो कोई भी हमने खर्चा किया, जो उससे फायदा आने वाला है, वो हमें 1 साल के अंदर मिल जाएगा, वो फायदा हो जाएगा हमारा। तो वो हमारा बन जाएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बनेगा? फायदा आने वाला 1 साल से ज्यादा पीरियड में मिलेगा। मतलब जो ऐसा कोई खर्चा जो हमने कर दिया, जो हम कर चुके हैं, लेकिन जो उसका फायदा होगा 1 साल के बाद मिलेगा, वो 1 साल के बाद मिलेगा। थोड़ा सा समझते हैं इसको अब एग्जांपल से। देखो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर हम समझें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा मैंने आपको कहा, पेन पेन बनाया, उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदा, तो फायदा जो हमें, हम तो चाहेंगे ना ये आज ही बिके, करंट एसेट्स हमारी है, ये इन्वेंट्री है, ये आज ही बिक जाए और हमारे पे पैसा आ जाए। तो ये बन गया हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। 1 साल के अंदर प्रोडक्ट बनाकर बेचने पर पैसा आ जाएगा, इसको हम बेच देंगे, पैसा आ जाएगा। देखो, परचेज ऑफ मशीनरी, अब हमने कोई मशीनरी खरीदी, क्या वो मशीनरी जो हमने खरीदी है, वो मतलब फायदा आज ही आ जाएगा? वो मशीनरी 1 साल के अंदर बिल्कुल ढेर हो जाएगी। मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी बिजनेस में यूज करने के लिए, अब वो क्या आपको लगता है गाड़ी 1 साल ही चलती है बस, उसके बाद ढेर हो जाएगी, एकदम से स्क्रैप हो जाएगी, गायब हो जाएगी गाड़ी? नहीं होगी ना, वो तो सालों साल चलेगी। हो सकता है 5 साल चले, हो सकता है 6 साल चले, 7 साल चले। तो उस मान लो उसका फिर आपको फायदा उन आने वाले सालों में भी तो मिलने वाला है।
सिर्फ एक ही साल में थोड़ा मिलेगा, उन आने वाले सालों में भी मिलेगा। तो वो हो गया आपका कैपिटल खर्चा, कि भाई वो आपने आने वाले सालों के लिए भी किया है, वो सिर्फ इस साल का खर्चा नहीं है। सालों साल यूज में लेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे, बनाने के लिए तब पैसा आएगा। मान लो कोई आपने मशीनरी खरीदी, उससे आप सालों साल प्रोडक्ट बना रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, वो बिक रहे हैं, तब पैसा आ जा रहा है, आ जा रहा है। वो मशीनरी होती नहीं होती तो प्रोडक्ट कहाँ से बनाते? प्रोडक्ट नहीं बनाते तो पैसा नहीं आता। तो वो आपका कैपिटल खर्चा हुआ, मशीनरी खरीदना। ठीक है, तो अब हमने ये भी देख लिया, एक्सपेंडिचर भी देख लिया। अब हम देखते हैं प्रॉफिट। अब हम देखते हैं प्रॉफिट क्या होता है। ये देखो, ये प्रॉफिट तो सबको पता होता है, प्रॉफिट क्या होता है। रेवेन्यू मतलब फायदा, माइनस एक्सपेंस लागत, जो बचा वो प्रॉफिट। इसमें तो देखो मुझे नहीं लगता कोई समझाने वाली चीज है। मतलब कितना रेवेन्यू है, कितना खर्चा है, जो बचा वो प्रॉफिट। फायदा लागत हटाकर, मतलब हमारे पास क्या फायदा हुआ है, हमारी लागत हटाकर। ठीक है, अब देखते हैं गेन। अच्छा, तो मतलब प्रॉफिट अलग है और गेन अलग है। हाँ भाई हाँ, प्रॉफिट अलग होता है और गेन अलग होता है। अकाउंटिंग की चाहे आप नॉर्मल जब कॉन्वर्सेशन करते हो तो उसमें आप प्रॉफिट और गेन को एक बोल देते हैं, जनरली बोल देते हैं लोग। लेकिन हम है चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम प्रॉफिट हमारे लिए अलग है, गेन हमारे लिए अलग है। तो अब देखो क्या अलग है हमारे लिए। प्रॉफिट मैंने आपको बताया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। गेन क्या है? कभी कभी होने वाला फायदा, कभी कभी होने वाला फायदा, जो कभी कभी होता है, डेली नहीं होता। ये हर साल नहीं होता, या हर महीने नहीं होता, ये डेली नहीं होता, ये होता है कभी कभी, रेयर। साल में एक बार हो गया, 2 साल में एक बार हो गया, तो ये कभी कभी होता है, ये डेली नहीं होता। मान लो स्टॉक मार्केट, आज आपने पैसा लगाया, आपके 500 रुपए बढ़ गए, आपको फायदा हो गया, गेन हो गया, तो वो आपका गेन है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। आपका बिजनेस है, लाला की दुकान पे लाला की दुकान चला रहे हो आप, और आपने आज बैठे बैठे दुकान पे बैठे बैठे स्टॉक मार्केट में 2 शेयर खरीद लिए, उसके 500 रुपए बढ़ गए वैल्यू में। तो वो आपका गेन है। मतलब देखो, ये तो वैसे पर्सनल हुआ, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल में बता रहा हूँ कि वो आपका गेन है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट इंसिडेंटल टू द बिजनेस, मतलब मान लो अभी इसका मतलब बताऊं, आपने आ, आ, क्या बता सकते हैं। मान लो आपने एक बिजनेस के लिए ना गाड़ी खरीदी थी, आपने एक बिजनेस के लिए गाड़ी खरीदी। अब क्या हुआ, वो गाड़ी की डिमांड बहुत बढ़ गई मार्केट में, एकदम से मार्केट में डिमांड बढ़ गई उस गाड़ी की। तो वो गाड़ी का प्राइस एकदम से हाइक हो गया। मतलब आपने 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी थी, अब वो मार्केट में जब आप बेचने गए तो गाड़ी बिक गई 2 लाख रुपए की। तो ये जो 1 लाख रुपए का फायदा हुआ, ये आपका गेन हुआ। आपका बिजनेस तो नहीं है ना गाड़ी बेचने का, आपका तो अपना दुकान चला रहे हो आप। तो अब ये जो 1 लाख का फायदा हुआ, ये आपको डेली भी नहीं होने वाला, ये आज हो गया बस, आप पता नहीं होगा नहीं होगा पता नहीं। तो ये आपका गेन होता है। ठीक है, अब लॉस, नुकसान, ये तो सबको पता है। एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू, मतलब खर्चे ज्यादा हो गए, कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हो गए, कमाई कम है, ये हो गया हमारा लॉस। खर्चा ज्यादा है इनकम से, इनकम कम है, खर्चा ज्यादा है इनकम कम है। घाटा, लागत लगाकर, घाटा मतलब इसमें लागत भी लगेगी, खर्चा खर्चा जो हो रहा है ना, तो टोटल खर्चा लिया जाएगा, लागत भी लगेगी। अब देखते हैं, अब हमने लॉसेस देख लिए। अब हम देखते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? वैसे तो पता होता है डिस्काउंट क्या होता है, लेकिन अब हम भी देख लेते हैं। डिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब सामान, मतलब गुड्स मतलब सामान, सामान के प्राइस में गिरावट आना। तो देखो अकाउंट्स में ना दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं। पहला डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट। तो ये अकाउंट्स में दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं। ठीक है, कैश डिस्काउंट क्या होता है? गिवन टू एनकरेज बायर फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा डिस्काउंट जो कि खरीदने वाले मतलब बायर को दिया जाता है, कि भाई तू आज पेमेंट कर दे। जैसा आपने कभी कभी देखा होगा, आप दुकान पे जाते हो कि भाई अगर तू अभी पेमेंट कर देगा ना, तो तू इस सामान को ले जा 50,000 रुपए का। और अगर तू लोन कराएगा या फिर तू 1 महीने बाद पेमेंट देगा, तो ये पड़ेगा तेरे को 17,000 रुपए का। तो आपने बहुत बार देखा होगा, ये तो देखो जनरल ट्रेड में होता ही होता है
कि अगर आप कैश पेमेंट कर दोगे तो थोड़ा सा सस्ता मिलता ही है, और जनरली जब कोई बड़ा सामान लेते हैं ना तो आप भी कहते हो भैया कैश पेमेंट कर रहा हूँ, डिस्काउंट तो दे थोड़ा। तो वो कैश डिस्काउंट होता है, वो कैश डिस्काउंट होता है, वो आज ही मिल जाता है। फिर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है भाई? ये ऐसा डिस्काउंट है जो कि जनरल डिस्काउंट ऑफर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर। ये एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि चलता आ रहा है। मतलब होलसेलर अपने नीचे दे रहा है। मान लो कोई इन्वेंट्री नहीं बिक रही, कोई इन्वेंट्री नहीं बिक रही, 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री है, किसी शोरूम वाले ने बोला, किसी मैन्युफैक्चरर ने बोला, ये मान लो लिवाइस की जीन्स जीन्स है, लिवाइस की बहुत सारी जीन्स पड़ी हुई है स्टॉक में। तो इसने बोला यार स्टॉक बिक नहीं रहा, ले 10% डिस्काउंट चला इस पे, 10% डिस्काउंट में बेच सारी जीन्स है। तो ये हुआ ट्रेड डिस्काउंट कि भाई ये कैश से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी इन्वेंट्री नहीं बिक रही, इस चक्कर में हमने कहा यार 10% कम ले, 10% कम ले, और बेच इनको, इन्वेंट्री बेच, नया स्टॉक डालेंगे। तो ये हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ये दोनों अलग अलग चीजें, कैश डिस्काउंट अलग है, ट्रेड डिस्काउंट अलग होता है। चलो इसके आगे अब हम बाद में देखेंगे, इसके इसके आगे अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। चलो तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, आपको चैनल को फॉलो करना है, और लोगों को जितना ज्यादा हो सके आपको वीडियो भेजनी है। अगर आपको पसंद आ रही है वीडियोस तो लाइक करनी है, और दोस्तों को तो जरूर भेजनी है। देखो देखो क्या होता है ना, आप सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते, सबका फायदा देखना चाहिए। तो अगर आपको कुछ चीज मिल रही है तो आप अपने दोस्तों में भी बांटो, और बाकी मुझ पे भरोसा रखो, मैं आप पे इतना अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा। और कमेंट में जरूर बताना मुझे आपको वीडियोस कैसी लग रही है। और चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।